अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज का जो शो है हम मुख्तस कर रहे हैं जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त हमारे रीजन में चल रही है। उस हवाले से वहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी चेंजेस आ रही हैं और पता नहीं ये कोरोना जब से आया है इतनी ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस आ रही हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जियो टेक्टोनिक प्लेट्स, वो हिल के रह गई हैं और हमारे जो नई नई शराज़ाबंदियाँ, नई नई सफ़बंदियाँ और अजीब से सिलसिले चल रहे हैं। उनमें से एक सिलसिला तो ये हुआ कि जो हमारा बहुत ही एज ओल्ड हमारा एलाई है सऊदी अरेबिया, उसके साथ हमारे मामला जो हैं थोड़े से उनमें ज़रा टेंशन सी आई है, एक सर्द महरी सी हम देख रहे हैं। और साथ साथ चाइना के मामलात में भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ सर्द महरी है तो दूसरी तरफ चाइना के मामलात में बहुत अच्छी हमारी बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया चाइना के जो मामलात हैं उनमें भी काफ़ी मामलात ख़राब हो रहे हैं और देखते हैं उसमें क्या आगे चल के होगा। और इसी वजह से मैंने सोचा कि आज हम हमारे साथ एक ऐसा पैनल अरेंज किया जाए जो कि आप लोगों को बता सके कि ये जो जियो स्ट्रेटजी है वो क्या हो रही है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर आदिल राजा साहब, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पहली दफ़ा। आपका बहुत शुक्रिया मेजर साहब, वेलकम अबोर्ड एंड वेलकम टू दिस न्यू, मैं जिस तरह कहता हूँ ना, कसानाज वर्ल्ड। तो ये आप कसाना की दुनिया जो है उसमें आप आ गए हैं माशाल्लाह। तो वी वेलकम यू विद वार्म हार्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you, Kasan Saab, for your kind invitation. अच्छा, और मैं इनका तारुफ भी बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा से साथ ले आऊं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। हमारे प्यारे दोस्त, बहुत पुराना इनके साथ ताल्लुक है, जर्नलिस्ट हैं, लंदन पोस्ट के लिए लिखते हैं और बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो इनका जरा आज मुलाकात करवाते हैं और इनसे जरा लर्न करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को। डॉक्टर शाहिद, मैं आपसे जरा शुरू करता हूँ कि आप जरा एक डिफरेंट व्यू ले रहे हैं सऊदी पोजीशन के ऊपर और आपका बेसिकली जो कहना है वो तो आप बताएंगे ही, लेकिन जरा थोड़ा सा हमें बताएं कि बेसिक जो प्रेमिस है आपके आर्गुमेंट का वो क्या है। आप क्या कह रहे हैं सऊदी और पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से, ये क्यों मामलात में इतनी जो सर्द मेहरी आई है, क्यों टेंशन आई है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो सऊदी अरब को हमें अपना एक दोस्त समझना चाहिए और हमें ऐसा दोस्त समझना चाहिए हू कुड बी इन ट्रबल। हम्म, क्योंकि अगर आपका दोस्त आपसे कहे कि ये मेरा $100 बिलियन वापस कर दो या $1 वन बिलियन बिलियन वापस 1 बिलियन, कर हाँ हाँ। वापस कर दो, हम्म, जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको एक मैसेज दे रहा है। ऐसे ही है जैसे कोई बंदा हॉस्टेज हुआ हो और आपको कोई एसओएस मैसेज भेजे, तो हाँ। आपको उसको समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हम्म, सिचुएशन ये हुई है कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, ये ही इज सम काइंड ऑफ ए फीवरिश गाय। हम्म, फीवरिश हम उसको कहते हैं, थोड़ा सा जो हाइपर हो, जिसको थोड़ा सा जिटरी भी हो बुखार हो। जाता है, हाँ। तो वो ठीक। मोहम्मद बिन सलमान जो कि यंग आदमी था और उन्होंने अमेरिकन ने उसको घेर लिया। तो हम्म, खुशूजी के चक्कर में पहले उसको घेरा। तो हाँ इस्तांबुल में जिस तरीके से वो मर्डर हुआ उसका, उसमें उसको फिर जो उनका तरीका है, एक तरफ से चोर को कहा चोरी कर ले और पुलिस को हाँ। भी भेज दिया साथ को फिर पकड़ हाँ, पकड़ सही ले। है सही है। तो उसमें उन्होंने तुर्की, हालांकि खुशूजी को मारने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उन्होंने तुर्की में मरवाया, तो वो हम्म, तुर्की के ताल्लुकात भी सऊदी अरेबिया से खराब करना चाहते थे। हाँ जबकि किसी भी स्टेट के लिए अमेरिका ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों के करीब असैसिनेशंस की हैं अपने मुखालफों की। हाँ। फ्रांस ने 16 के करीब अफ्रीकन सदर प्रेसिडेंट्स को असैसिनेट किया मुख्तलिफ मुल्कों में। हम्म, हम्म, तो ये कोई मॉरल वगैरह इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को दोनों फसाना टांगों था। से भी पकड़ लिया और दोनों हम्म, हाथों से भी पकड़ लिया। ठीक। अब उस सिचुएशन में जो आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है वो किसके लिए खतरा है सऊदी हम्म, अरेबिया में। ठीक। पाकिस्तान की जो फिजिकल प्रेजेंस है, हमारी जो इकोनॉमी, तो हम एक रोटी के लिए भी जी लेंगे, वो कोई मसला नहीं हाँ हमारे लिए। हाँ। हमारे लिए मेन मसला है कि हमारे जो वर्क फोर्स है, हमारी जो वर्क फोर्स है वो यंग वर्क फोर्स है, और उनको वहां पे उनकी प्रेजेंस इस वजह से जरूरी है कि कल को अगर इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के चक्कर में हमला करता है सऊदी हम्म, अरेबिया पे, हम्म, तो हमारा जो डिफेंस पैक्ट है वो तो है ही है। लेकिन अगर हमारे 2 मिलियन लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको सार मेरे ख्याल से जितना असला हम बसंत पे चलाते हैं, हम्म, उसके मुताबिक आधे से ज्यादा तो वैसे ही ट्रेंड होंगे असला चलाने में। हाँ तो हाँ। उनको उनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो ज्यादा उसके लिए मसला है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है, रीजंस जो है। अच्छा, ठीक। वो ये एक फैक्टर है। तो चूंकि इंडो इसराइल अलायंस जो हुआ है, तो हम्म, उसमें उन्होंने कहा है कि जी
ये इसको सऊदी अरेबिया को देखें, बात यह है कि इजराइल को कोई एक्नॉलेज करे या ना करे, उससे इजराइल की प्रेजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो एक इलीगल एग्जिस्टेंस है जिसकी कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। अभी भी जो वो हर दफा ये कहते हैं ना, अमेरिका का सदर कहता है कि इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट, तो उसको क्यों क्यों कहते जरूरत पेश आती है? उसकी वजह यह हैं? है कि इलिजिटिमेट चाइल्ड है ना। वो जो जगह है पैलेस्टाइन जो है वो ओटोमन अंपायर का हिस्सा था। उसकी सारी लैंड रिकॉर्ड को 36,000 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टर्किश आर्काइव्स में अभी भी पड़े हुए हैं, जो उसके जमीनों के जो मालिक हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसराइल इज जस्ट ए आर्म्स सेलिंग पोस्ट, जहां पे वो असला बेचते हैं कांग्रेस की सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। अच्छा, ठीक है जी। तो अब आप बेसिकली आपका जो ट्रस्ट है वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो मजबूर है, और उसकी मजबूरी का हमें उसके बल्कि उससे दूर हटने की बजाय उसको हमें उसमें से निकालने में मदद देनी चाहिए। दिस इज व्हाट यू एग्जैक्टली, सेइंग? दैट्स माय पॉइंट। ठीक यस, ठीक है। चले मेरे हिसाब से जरा बात करें। मेजर आदिल जो हैं ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं जनाब पाकिस्तान आर्मी के, और ये 3 जनरेशन फौजी हैं माशाल्लाह। और इनका पूरा खानदान जो है ये पूरा फौज में है, और इनका बड़ा बैकग्राउंड है इस हवाले से। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ भी इनका ताल्लुक है, बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया वालों के यहाँ भी ये कांटे की तरह खटकते रहते हैं। तो मेजर आदिल, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त जो सऊदीया की सिचुएशन हुई है, जो डॉक्टर शाहिद कह रहे हैं, आप समझते हैं कि ये बात ठीक कर रहे हैं? देखें इसरार साहब, जो डॉक्टर शाहिद बात कर रहे हैं मैं उससे इस हद तक तो मुत्तफिक हूं कि सऊदीया के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं जिसकी एक हिस्ट्री है। और ठीक। सऊदी अरब जो है वो मक्का और मदीना वहां पे है, सरजमीन हज्जाज है। तो हमारा एक मजहबी ताल्लुक भी उनके साथ है। और मजहबी ताल्लुक के अलावा क्योंकि मैं फौजी आपका ताल्लुक सबसे पहले इसके ऊपर एक छोटा सा 1 मिनट में आपको ब्रीफ करूं कि 1960 से हमारे उनके शुरू हुए रिलेशनशिप, मिलिट्री टाइज हैं। 1960 में हमने रॉयल सऊदी एयरफोर्स ट्रेन की। इनके पास वो ब्रिटिश लाइटनिंग जेट्स थे। उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स में इनका 1969 में आपको याद होगा अलवदिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था साउथ यमन के साथ, तो वो भी पीएफ के पायलट्स ने उड़ाए। उसके बाद आप देखें 70s में भी हम इनको ट्रेन करते रहे, और उसके बाद जो 79 में काबा की सीज हुई उसके अंदर भी हमारा एक बड़ा अहम रोल था उस सीज को खत्म करने में। उसके बाद 80s में हमारा तबूक के मुकाम के ऊपर 20,000 के जो है एक पूरा मैकेनाइज्ड ब्रिगेड मौजूद था, आर्मड ब्रिगेड मौजूद था। और 90s में आप देखें इनको सद्दाम हुसैन से डर लगा हुआ था, तो गल्फ वॉर के अंदर भी जो हाउस ऑफ सऊद की और सऊदी अरब की प्रोटेक्शन है वो पाकिस्तान आर्मी ने की। और आज दिन तक जनरल राहील शरीफ का वहां पे मौजूद होना, और वो बड़े खास खास हैं इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के, आपको पता ही होगा, तो उनके बड़े खास एडवाइजर हैं। तो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ अलबत्ता मैंने मेरा तारुफ फौजी होने के अलावा सर आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। आप लोग मुझसे यकीनी तौर पे ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये बात आप इत्तेफाक करेंगे कि जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अंदर दोस्ती मोहब्बत वो बाद में आती है, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो देखें इसरार साहब के जो सऊदी अरब का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ जो उनके बिजनेस टर्म्स हैं वो लाजिम और मलजूम वो समझते हैं। जो कारोबारी ताल्लुकात हैं, उन्होंने अपना तेल भी बेचना है, और उनका जो कारोबार चल रहा है, उन्होंने अभी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है वहां पे जाके। सिर्फ इस ताल्लुक की वजह से कश्मीर का जो मामला है ना जी, उसकी वजह से तमाम मामला खट्टाई में पड़ा है। अभी ठीक है, नियो ऑटोमिज्म, एक जो नियो ऑटोमन एम्पायर जो इस वक्त प्रेसिडेंट अर्दोगन चला रहे हैं, वो एक एंगल जरूर मौजूद है जिसकी वजह से जो इस्लामी उम्मा है, जिस उसकी उसका जो लीडर का रोल अदा कर रहा था सऊदी अरब, वो भी जो है इस वक्त डाउटफुल है। और उसके लिए सऊदी अरब को पाकिस्तान की सपोर्ट लानी चाहिए। और फिर आप देखें कि यूएई ने अगर इसराइल को कबूल कर लिया, डिप्लोमेटिक टर्म्स कायम कर लिए, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ये अरब कंट्रीज हैं और ये गल्फ स्टेट्स जो हैं, ये आपस में बिल्कुल इकट्ठी काम करती हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि सऊदी अरब की मर्जी के बगैर यूएई ने जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया हो,
और यकीनी तौर पे नेक्स्ट स्टेप सऊदी अरब ने एक्सेप्ट करना था, क्योंकि रिलेशनशिप तो इनका ऑलरेडी आपको पता है शुरू हुआ हुआ है। ठीक है, अमेरिकन एंगल वहां पे काफी मौजूद देर। है, मैं डॉक्टर हाँ साहब की बात से एग्री करता हूं कि अमेरिकन ने काबू किया हुआ है एमबीएस को, वो उसको अप्रूव कराना चाहते थे, लेकिन सऊदीज अगर अप्रूव सर मान लेते ना उनको, इसराइल को, तो फिर लीडरशिप तो पक्की उनकी स्ट्रेट अवे गई थी ना, हम्म, खत्म हो जाती हम्म, इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप जो वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास है। तो उसके हाँ लिए उनको पाकिस्तान की सपोर्ट लाजमी चाहिए थी, और हमारे आर्मी चीफ को बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी करने के बाद, देखें सऊदी एम्बेसडर पाकिस्तान में, आप देखें किन किन लोगों से जाके मिले, हम्म, आप देखें कि वो पॉलिटिकली जाके मिले जनाब वो चौधरी बरदरान को गुजरात में, उसके बाद लाहौर हाँ उस्मान बजदार को जाके मिले। गुजराती में। उनका क्या काम था इन लोगों से मिलने का? वो आर्मी चीफ से उन्होंने 2 दफा मुलाकातें की, उसके बाद डीजीआईएसआई को उन्होंने जिद करके वहां पे बुलाया, और वहां बुला के जो है आप, वो बिल्कुल जो आप डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो हम्म, टेम्परामेंट जो है ना वो एमबीएस का, वो बिल्कुल बचगाना ने हरकत की कि उन्होंने कहा कि जी आप माने इसराइल के ऊपर, और फिर मेरे कुछ राय कहते हैं कि शायद उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, और वो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत की हामिल है, क्योंकि सफारती हलकों में हमें पहले पता चल गया था पाकिस्तान में हम्म, कि यूएई जो है वो एक्सेप्ट करने लगा है इसराइल को, तो उससे पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान जारी किया कि अगर कश्मीर के ऊपर जो है ये फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाएगा ओआईसी, तो हम फिर बाहरों बार बुला लेंगे, ठीक है। बाहर मतलब लेकिन बुलाएंगे, लेकिन और लेकिन हमारे मैं पास सब क्या इसमें ऑप्शन है? इसमें इसमें डॉक्टर शाहिद जो मेजर बात कर रहे हैं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी बात मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन देखो जिस तरीके से हमने ये देखा कि ये सारा मामला अनफोल्ड हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके साथ जाके हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की है, आर्मी चीफ खुद गए हैं वहां पे, और फिर वहां पे बुला के उनको ना मिलना, अब ये तो ठीक है। मेरी भी इतलात के मुताबिक इसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्व थे, इसमें भी जेरेड कुशनर ने रोल प्ले किया, क्योंकि दिल्ली से उनको फोन किया कि जी आप कुछ करें। लेकिन फिर भी देखिए ना, हमारा एक उनके साथ एज ओल्ड रिलेशनशिप है। आपको याद है जो पिछले किंग्स हुआ करते थे, उनके साथ हमारा एक मुरव्वत का रिश्ता होता था, बड़ा पुराना रिश्ता है। तो कम से कम उसके नाते एक अच्छे तरीके से बात हो सकती थी, अच्छे तरीके से उनको बुलाते, उनके साथ गपशप लगाते, गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनको वापस भेजते। गार्ड ऑफ ऑनर तो हमारे पास कमी नहीं है, हम तो खुद गार्ड ऑफ ऑनर दे लेते हैं, बड़े अच्छे दे देते हैं। तो और ये वो मुझे तो हमने बताएं कि ट्रेन किए हुए हैं सर फौजी, जिनका गार्ड ऑफ ऑनर हमने दिलवा दिया मैं वही उन्होंने। मेरे साहब, मेरे मेरे बड़े भाई जो हैं ये आपने बताया ना कि वहां पे ट्रेनिंग देके उन्होंने एयरफोर्स का वहां पे सारे बेसिस वगैरह खमीस मुशैत में जाके, हमारे बड़े भाई जो है मेरे सबसे बड़े भाई, वो जाके उनको ट्रेन करते रहे। लेकिन डॉक्टर शायद ये तो उनके बस में था ना कि उनके साथ मामलात को ठीक करने की कोशिश करते, और वो समझने के लिए गए थे ना वहां पे कि मामलात को ठीक किया जाए। योर टेक ऑन इट। देखें देखें बात यह है कि हमारी जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें फौजी भी शामिल है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी है, अपोजिशन भी है, ये या तो ये बच्चे हैं, या ये टोटल इनको कोई कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी सी सख्त बात कर रहा हूँ लेकिन सच बात कर रहा हूँ, और दे नीड टू नो दिस। कश्मीर ने जो है वो ओआईसी की वजह से आज़ाद नहीं होना, ना कश्मीर ने यूनाइटेड नेशंस की वजह से आज़ाद होना। जो इशू है, आपको अपना लॉन्ग आर्म एक्टिवेट करना पड़ेगा, आप उसके बगैर कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकते। मैंने लिखा है ये। आप ये जो बांदरों की तरह, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आनिया जानिया कर रहे हैं ना, इससे 0% फर्क पड़ता है। अच्छा, मेरी एक सीनियर सऊदी डिप्लोमेट से बात हुई कुछ साल पहले, कुछ 2 साल पहले, यहाँ लंदन में ही, और मैंने यही सवाल पूछा उससे कि भाई आपका इंडिया के साथ जो बिजनेस है और पाकिस्तान के साथ जो बिजनेस है, उसमें आपका कोई बैलेंस है? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि यार, इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। एक बात, मेरी 2 ईरानियन एम्बेसडर से, एक लंदन में जो एम्बेसडर है ईरान का, और एक जो कजाकिस्तान में जो एम्बेसडर है आस्ताना में, उन दोनों से मेरी बात हुई इस मौजू के ऊपर, और मैंने उन दोनों से ये एक ही बात कही। मैंने कहा जी, पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर जो है वो 700 माइल्स पे है, लैंड एंड सी। आपकी ट्रेड पाकिस्तान के साथ $2 बिलियन से भी कम है। आपकी इंडिया के साथ ट्रेड $30 बिलियन है। आप अपना बासमती भी इंडिया से खरीदते हैं, और आप हमें हर वक्त ब्रादर इस्लामी मुल्क, ब्रादर इस्लामी मुल्क करते रहते हैं। तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। मैंने आयतुल्ला
मुझे कायतुल्लाह से भी मेरी मुलाकात हुई अभी कुछ 1.5 साल पहले। तो मैंने उनसे कहा कि जी अरब ईरान इश्यू जो है वो उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक आपके जो जिस बंदे ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है, आपने उसका मजार बनाया हुआ है वहां पे, आपने उसके मजार के बाहर शुजा लिखा हुआ है, अबू लुलू फरोज शुजा शुजा लिखते हैं आप उसको। तो आपका जो हीरो है वो अरब वर्ल्ड का टेररिस्ट है। He killed Hazrat Umar in the mosque. He was the first ever terrorist who killed the second caliph in the masjid. How can we mend the bridges? हम ये इस चीज को, मैंने उनको दावत दी कि आपको ये जो अब्यूज है इसको रोकना चाहिए और ब्रिज बनाना चाहिए बिटवीन अरब वर्ल्ड एंड ईरान, ताकि इन मामलात को हल किया जा सके। ईरान, आप, मैं आपको अभी नक्शा भेजूंगा, आप जरा उसमें देखें कि अमेरिका के ईरान के इर्द गिर्द कितने बेसिस हैं। अगर अमेरिका चाहे ईरान को तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको राख का ढेर बना सकता है। ठीक है जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा, जो ईरान है वो उसने जो बदमाशी उसकी खड़ी की हुई है, वो उसकी बदमाशी, वो मल्ले में जो बदमाश होता है ना, वो एसएचओ की मर्जी के बगैर बदमाशी नहीं कर सकता। तो आर्म्स अरबों को एम्बार्गो सर डराने हटा के दिए लिए, इन्होंने उसके ऊपर से, अब ईरान से यूएन अरबों आर्म्स को एम्बार्गो डराने हटा के लिए दिए। अरबों को डराने के लिए उन्होंने ईरान को रखा हुआ है। अब अरब जो है, चूंकि उन्होंने टर्किश ऑटोमन एम्पायर के साथ गद्दारी की थी, बिट्रेल की थी, जिसकी वजह से उनको पिछले 70 साल से जूते पड़ रहे हैं। यानी पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ हुआ, फिर इसराइल ने मारा 67, फिर 74, फिर उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ, इराक, कुवैत, ये इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप स्टडी करें तो इसमें अरबों को मार पड़ी है, माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। अगर यही अरब जो है, यही पूरा खित्ता अगर तुर्की के कमांड में होता, टर्किश फोर्सेस यहाँ पे होती, तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और बरतानिया जो है वो इस पे हमला कर सकते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज भी जो सऊदी अरब के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो डर खौफ जो पैदा किया हुआ उन्होंने, वो इस सिचुएशन में हमें इस चीज को समझना चाहिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में कि ओआईसी का इजलास बुलाने से कश्मीर ने आजाद नहीं होना, और हमें इस पे इतना ज्यादा हाइपर भी नहीं होना चाहिए। जब यूनाइटेड नेशंस की करारदादों से कश्मीर नहीं आजाद हो सका, जनाब आपको अपने ग्लव्स जो है ना उतारने पड़ेंगे और जूते चढ़ाने पड़ेंगे कश्मीर को आजाद कराने के लिए। और जो वो मैंने अभी एफएटीएफ इसलिए उन्होंने रखा हुआ है सर। मेजर साहब को जो समझ हो गई है, आ गई है बात कि लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का क्या मतलब है, कि पिछले नहीं, पिछले वो ठीक है, पिछले बात पिछले बात ये 20 है। साल से आपकी जो कश्मीर पॉलिसी थी, आपने मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए रखा। उससे पहले मुशर्रफ की जो कश्मीर पॉलिसी थी, अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हेन यू प्ले विद द वीक टीम यू प्ले फॉर द एनिमी। तो पिछले 20 साल आप दुश्मन के लिए खेलते रहे हैं। आपने भी 2 साल में इमरान खान को आए हुए हैं। आपको, बाजवा साहब को और कैनी साहब को अपनी सारी उस पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ा। मैंने खुद आर्टिकल लिखा कि जब अमेरिकन ने कहा कि अगर कश्मीर पे, बॉम्बे के बाद के अगर इंडिया के कुछ जहाज आ जाएंगे तो तुम उनको कुछ मत कहना। लेकिन जनरल कियानी मेड अ पॉइंट, उसने उनको अमेरिकन जेट्स की लॉक हुई हुई तस्वीरें दिखाई अमेरिकन सेंट्रल कमांड के जनरल को, कि अगर ये नेक्स्ट टाइम इन्होंने हमारा बॉर्डर क्रॉस किया तो विल शूट देम। और वो ही उन्होंने 27 फरवरी को कर दिया कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, इन्होंने शूट कर दिया उसको। तो ये जो पॉलिसी थी पिछले 20 साल नहीं चली। आप इसको भी थोड़ा सा ठंड रख के इसको, वो बैरूत की वजह से, बैरूत में जो कुछ हुआ पोर्ट की वजह से, वो सारे अरब डरे हुए हैं। उनको अपनी हाँ, अपनी लेकिन बड़ी लेकिन बड़ी लेकिन लेकिन उनको लेकिन अपनी लेकिन बड़ी डॉक्टर बड़ी साहब, बड़ी मैं बिल्डिंगें, अपनी बड़ी बिल्डिंगें जो नहीं याद आ। बैरूत की तरफ जी आता हूँ, लेकिन इससे मेजर पहले आजम ये मुझे बताएं। मुझे सर जी, बताएं बताएं, गो अहेड। सर देखिए, मैं बिल्कुल डॉक्टर शाहिद ने जो बात की है उससे मैं 100% एग्री करता हूं। लेकिन मसला ये है कि ये इंडियंस को ये बात मालूम है, और इंडियंस ने ये एफएटीएफ की जो तलवार हमारे सर पे लटकाई हुई है ना, और हमें डरा के रखा हुआ है, वो इसीलिए डरा के रखा हुआ है और हमें एफएटीएफ के चक्कर में फंसा दी है। अभी चक्कर ये है कि fear is no policy, and surrender is not an option for Pakistan, as General Hamid Gul used to say, and I agree with him. Pakistan will eventually will have to fight back, but उससे पहले हमें अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एग्जॉस्ट तो करना है ना, और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इमरान खान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके उनको बताए हैं कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वी विल फाइट।
तो फिर सर लड़ेंगे ना। उसकी तैयारी पूरी है, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म खबर देता हूँ, उसकी तैयारी पूरी है। लेकिन हमें बड़े ही एहतियात से चलना पड़ रहा है, क्योंकि इंडियंस ने हाँ, एज पर देयर लेकिन पॉलिसी लेकिन लेकिन एफएटीएफ मेरा को ख्याल है, यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लड़ाई शुड नॉट बी एन ऑप्शन। हमें जो अपनी तैयारी, जैसा मुझे याद आता है डेंग शाओपिंग ने ये कहा था ना कि हमें 25 साल किसी से नहीं लड़ना, और जब 25 साल गुजर जाएंगे तो किसी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमसे लड़ सके। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की पॉलिसीज रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि हमें जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें जो अपनी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है हमारी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से ये देखे ना, उन्होंने कहा जी कि $1 बिलियन हमें वापस कर दें, और हम जनाब जाके तो उनको उनकी मिन्नतें करने लगे। ये जो चीज है ना, जो जिसने हमें हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। हमें इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करने की जरूरत है, तभी जाके हम अपनी नेशनल पावर को बढ़ा सकते हैं। तभी जाके हम अपने जो एनिमीज हैं उनके सामने जाके कम से कम बैठने के काबिल हो सकते हैं। इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है ना कि मेजर आदिल साहब के, हमारी सिचुएशन आप भी समझते हैं, हमें भी पता है कि वो वाली नहीं है जो कि हम आइडियल लेवल पे कह सकते हैं। क्या ख्याल है वो आपका? डॉक्टर देखिए साहब ने ठीक कहा ना, वो डॉक्टर साहब इसकी ने वजह ठीक ये कहा है। कि डॉक्टर साहब ने कहा, सर सॉरी, आपने आपने कहा कि दो जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी, जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न लिया 2006 में कश्मीर पॉलिसी से। हमने बिल्कुल 100% यू टर्न ले लिया, हमने टोटल सील कर दिया कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करना। और उसके बाद आप 2007 से डाटा उठा के इकोनॉमिक डाटा देखें, इंडिया ने सर जो अपनी फ्लाइट ली है ना, इकोनॉमिक फ्लाइट, वो 2007 से शुरू हुई है। उसकी वजह यह है कि 2006 में आपने कश्मीर बिल्कुल बंद कर दिया अंडर द प्रेशर। वो बिल्कुल आपकी हाँ, बात ठीक है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस वक्त क्या है? कितना बड़ा डेंट पड़ चुका हुआ है पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप में, और क्या अब ये मेंड हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी रिलेशंस में कोई डेंट नहीं पड़ा है, ठीक है जी। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो मीडिया में ईरान लॉबी, इंडो ईरान लॉबी बैठी हुई है, उसको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि पिछले उनके जो इस तरह ईरानी मीडिया पे, में है या कुछ और भी जगहों पे है? नहीं और जगहों पे भी बैठे हुए हैं। मतलब आपका ये दो, इमरान खान पाकिस्तान से गया ईरान के दौरे पे, और वहां पे वो जब वो वापस आया तो वो जो स्टेटमेंट इशू की इमरान खान ने, वो पाकिस्तान के मुखालिफ स्टेटमेंट आ गई। हम्म, तो उस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो इंडो ईरान लॉबी है पाकिस्तान के अंदर, कुलभूषण कहाँ से आया है? हमारे पिछले साल उन्होंने 14 बंदे मारे हैं पशीन के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो हमें इस चीज पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटेजी लेकिन है। लेकिन शायद मेरी बात सुनो यार, मेरा ख्याल है कि लेट्स नॉट गेट इनटू सेक्टेरियन थिंग। नो मेरा नो नो, ख्याल है इट्स नॉट कि सेक्रेट, नो 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 नो, हाँ, आई एम हाँ, सॉरी, दिस इज वेरी पॉलिटिकल थिंग। हम्म, कुलभूषण जो है, हम अगर आप इसको ये जो जायनिस्ट इसको लैंग्वेज में ना कन्वर्ट करें प्लीज, कि अगर आप इसराइल को कन्वर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब आप एंटीसेमेटिक हो गए। अगर हम हम्म, ईरान की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शियों के खिलाफ हैं। हमें कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर साहब लेकिन वो असल में काउंटर हो गया ना अभी, वो चाइना ने आके काउंटर कर लिया ना। अब चाइना ने ईरान से जो एग्रीमेंट देखिए, किया है, उसके बाद चाबहार में से इंडिया को किक आउट कर दिया उन्होंने। तो ये उस नहीं तरफ नहीं जा तो रहा है देखिए, मामला। मैं सर वो देखें, जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, उसको समझना ज्यादा जरूरी होता है कि इस वक्त हम मिडिल ईस्ट के अंदर, इस वक्त हम जिस पोजीशन में हैं, व्हाई वी आर हियर टुडे इज बिकॉज ऑफ ईरान पॉलिसी। ईरान की जो पॉलिसी है, वो जो भी बयान देता है वो अमेरिकन के हक में जाता है। हम्म, ईरान ने आज तक सीरिया में, उसको 10 साल हो गए लड़ते हुए, उन्होंने एक रोड़ा भी नहीं मारा इसराइल की तरफ, ठीक है जी। मैं आपसे वही बता रहा डॉक्टर हूँ साहब कि नहीं सिर्फ लेकिन सिर्फ ईरान नहीं है ना, जिस पॉलिसी पाकिस्तान से, हैज बीन यूज्ड एज, पाकिस्तान हैज बीन यूज्ड एज ग्राउंड टू फाइट अ वॉर बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी मुल्क रैसी को फंड किया और अपनी जंगें ईरान और हाँ, सऊदी हाँ, अरब हाँ, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में लड़ी, और नुकसान उठाया हम लोगों ने। अभी सर नुकसान हमने हमारा अपना हुआ। नेशनल इंटरेस्ट, हमने अपना अभी नेशनल हमने इंटरेस्ट सामने देखना है, ना अभी सऊदिया को हमने क्या देखना, ना करना ईरान है, को देखना है सर। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये करना है कि हमने दोनों को बहुत ज्यादा खुली आजादी दी हुई थी, खुली छुट्टी दी हुई थी। हम्म, तो हम्म, आप उस चीज को बंद करके, जो चीज आपके समझने वाली है वो ये है, ये मैंने अल जजीरा चैनल पे कही है, वो ये है कि पाकिस्तान का एक बंदा जर्मनी में इस वक्त 4 साल की सजा काट रहा है ईरान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में। जासूसी कर रहा था वो, हाँ, तो मेरा मतलब कि जी हमारे हमारे लोगों को जब आप इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तानी हाँ, पासपोर्ट्स को, पाकिस्तानी, हमारे 48 बंदे जो है वो सीरिया के अंदर मारे गए हैं।
अभी फरवरी जी, में ज़ैनुल आबिदीन 18 ब्रिगेड इसमें जो हमने इसमें बनाया हुआ तो है। 18 इसमें तो कोई शक पाकिस्तानी नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं सुने है डॉक्टर साहब कि जो सुने मामला 18 चल रहे हैं पाकिस्तानी इसको जो ठीक है, करना पड़ेगा। पहली दफा 70 साल की हिस्ट्री में हमारे पाकिस्तानी शहरी टर्किश फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए हैं। तो ठीक ये है। बड़ा अच्छा, सीरियस इशू है, अच्छा, इट अब इज चूंकि नॉट सेक्टेरियन। टाइम की किल्लत है, मैं जी सिर्फ आखिर में मैं सिर्फ ये चाहूंगा मेजर आदिल से जरा एक बात करूं कि मेजर आदिल, आपने एक मामला उठाया है जो कि इंडियन आर्मी के अंदर राइजिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स का। जी, मुझे ये जी। बताएं कि ये क्या सूरत हाल चल रही है, क्यों इंडियन फौजी जो हैं वो इतनी खुदकुशियां कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या उनके मसाइल जो हैं वो राशन की वजह से मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा राशन, या उनको कुछ साइकोलॉजिकल मसाइल चल रहे हैं, या मोटिवेशन नहीं है? क्या वजह है, क्यों इतनी खुदकुशियां हो रही हैं इंडियन आर्मी के अंदर? इसरार साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री का डाटा कहता है कि एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन एक इंडियन सोल्जर या खुदकुशी कर लेता है या अपने किसी अफसर या साथ वाले अपने सिपाही को मार देता है जान से। एवरी थर्ड डे दिस इज द रेट ऑफ सुसाइड एंड फैक्टिसाइड इन इंडियन आर्मी। और इसके ऊपर उनके मेजर जनरल समय राम है, उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी रिपोर्ट, और हाँ, एक उन्होंने रिपोर्ट इसका लिखी। जी जी बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी और उन्होंने उसका जिम्मेदार ठहराया कि जो लीडरशिप फेलियर है इंडियन आर्मी का, वो उसके अलावा कश्मीर में इनकी डिप्लॉयमेंट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट इसकी मेन वजह है। और ये वो एरियाज हैं जहां पे इंडिया में इंसर्जेंसी चल रही है। कश्मीर की तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं। इररिस्पेक्टिव के 2006 में पाकिस्तान ने बिल्कुल बंद कर दिया और इंडिया ने रोना मचाया हुआ मुसलसल कि नहीं जी ये पाकिस्तानी दहशतगर्दी करा रहे हैं। हालांकि हमने बिल्कुल, आप यकीन कीजिए कि 99% आप समझे कि बंद हो गया होगा, बल्कि 100%, बिकॉज मेरे दोस्त इस वक्त सीईओज और ब्रिगेड कमांडर्स बैठे हुए, उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जी कोई पार नहीं जा सकता। तो ये सारा का सारा इंडिजिनियस फ्रीडम स्ट्रगल है। उसके बाद ये वहां पे जब आप एक आर्मी को एज अ कॉलोनियल फोर्स यूज करते हैं और जब आप जो है रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज करते हैं, तो ये तो कुननपुरा के अंदर जो वाकया हुआ कश्मीर में, और ये पूरी की पूरी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी उठाया कि जी कश्मीर के अंदर जो है वो रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज हो रहा है। लेकिन असल बात जो इसरार साहब, जो मजे की बात है वो देखने वाली ये है कि कश्मीर के ऊपर तो इंडियन मीडिया शोर इतना इसलिए मचाता है कि वहां पे मुसलमान जो है ना वो तहरीक आजादी चला रहे हैं। इंडिया में हाँ, 7 एक्टिव इंसर्जेंसीज बड़े ग्रैंड लेवल के ऊपर चल रही हैं, जिसमें हाँ, इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं उनका रेगुलर लॉस हो रहा है और बड़ा शदीद लॉस है। लेकिन उसको मीडिया पे वो नहीं लाते क्योंकि वहां पे मुसलमान नहीं इन्वॉल्व। वहां पे हाँ, खालिस्तान वाली साइड के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जो है वो मुसलमान नहीं इन्वॉल्व, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। वेर एज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इस वक्त कॉम्बैट कैजुअलिटी से ज्यादा इंडियन आर्मी की कैजुअलिटीज जो है ना जी, वो सुसाइड और फ्रैक्टिसाइड की वजह से हैं। क्योंकि देखिए, एक इंसान का जरा जरा सा भी जमीर जिंदा हो ना, तो हाँ, वो सर सब सोचता जरूर है। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो ग्लोबल एक मिलिट्रीज के अंदर जो है ना हाँ, ये वो अमेरिकन इस वक्त फौजियों ने सामने कितनों ने आ की। रही है जी, अमेरिकन हाँ, फौजीज ने कितनी की। तो उसकी वजह यह है कि ये लोग जाके इराक और अफगानिस्तान में जो सिविलियंस को मार के आते हैं, तो कॉन्शियस जमीर की आवाज बंदे को जो है ना वो चैन नहीं लेने देती। तो जो ये कश्मीर में कर रहे हैं और जो ये नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं और जिस किस्म के जुल्म बर्बरियत इस वक्त इंडियन आर्मी कर रही है, वो उन लोगों को अंदर से ही चैन नहीं लेने दे रही। हर और जिस तीसरे दिन, तरीके आई से माइंड और जिस यू, तरीके एवरी से जिस थर्ड तरीके डे। से मेरा ख्याल है, जिस तरीके से इनके जो फौज के अंदर का जो सेटअप है, जिस तरीके से वो क्लासेस हैं इनके अंदर, और जिस तरह जवान को ये हैंडल जी करते हैं, जी वो भी जी मेरा ख्याल है एक वजह हो सकती है। सर, 3% बर्मन जो है वो 80% इंडिया पे काबज है। ये सीधी सी हाँ, बात है। तमाम सिविलियन सुपीरियर सर्विस ले लें, मिलिट्री सर्विसेज ले लें या उनकी जुडिशरी ले लें, 3% ब्राह्मण जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और हिंदुत्व फाशिज्म जो है ना एक फार्स है। कांग्रेस भी इसको चला रहा था, उन्होंने सेकुलरिज्म के रैप में रखा हुआ था। ये मोदी ने और बीजेपी ने आके खुल्लम खुल्ला फाशिज्म का जो है हिंदुत्व का नारा लगा दिया है। लेकिन ये जो है एक जो पाकिस्तान को और मुसलमानों को बूगी मैन प्रेजेंट करके, दिस इज द ओनली थिंग विच इज कीपिंग इंडिया टुगेदर। तो मैं वो लॉन्ग आर्म वाली जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना, लॉन्ग आर्म अगर हम इस्तेमाल तरीके से करें, और ये करना चाहिए और हम करेंगे जरूर, तो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा फॉल्ट लाइंस हैं जो इस वक्त सिर्फ सपोर्ट मांग रही हैं। और ये इसमें ये जो ये जो ये जो वो चाइना को ऑन बोर्ड ला के ये जो फौजी, इंडिया के फौजी कई दफा कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान को जाके तोड़ें और पाकिस्तान को हम ये करेंगे, पाकिस्तान को वो करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें भी वो कुछ करने का हक हासिल होगा। देखें बात यह है इस 27 फरवरी उन्होंने बात करके देख लिया। हमने हमने उनको हाँ, जवाब दे दिया। मतलब उनका पायलट भी, 2 जहाज भी गिरा दिए, जो पायलट भी उसको यहाँ से चंडे खा के चाय पी के वापस चला गया। यही होना है उनके ये साथ। बात यह है कि डॉक्टर शायद फाइनल ऑन वर्ड।
ऑन द सीरियस नोट, मैंने पिछले साल एक आर्टिकल लिखा था ये कि पहले जी नॉन सीरियस कर रहे थे जो सॉरी। जो नो जो कश्मीर के ऊपर जो मैंने लिखा कि जो आर्म्ड स्ट्रगल है कश्मीरियों हाँ। की, वो टेररिज्म नहीं है, हम्म, इट इज यूएन रिकॉग्नाइज्ड लेजिटिमेट टारगेट्स। एग्जैक्टली। हाँ, दूसरा मैंने ये ठीक है। लिखा कि जैसे जनरल पिनोशे के खिलाफ वॉर क्राइम्स का केस दर्ज हुआ था और वो यूके में डिटेन हो गया था और स्पेनिश कोर्ट ने उसका वारंट इशू किया था, तो पाकिस्तान की जो कश्मीर की हाई कोर्ट है, वो तो एक बेस स्टेशन है, वो तो आज़ाद इलाका है, वहां पे जो अदालत कायम है उसको इशू करना चाहिए, वॉर क्राइम का वारंट इशू करना चाहिए मोदी के खिलाफ, जनरल के खिलाफ उसको करना चाहिए। और दूसरा, जितने जितने कमांडर्स वहां पे ड्यूटी करने के लिए आते हैं, उनको ये वार्निंग हो कि तुम्हारे नाम एड्रेसेस हमारे पास हैं, कल को तुम रिटायर हो गए, तुम किसी और मुल्क में गए, वहां पे तुम पकड़े जा सकते हो, यू कैन बी अरेस्टेड। इस वजह से हाँ, बहुत सारे इजरायली ऑफिसर्स जनरल्स ट्रेवल नहीं करते यूरोप में, हाँ, क्योंकि ठीक बात है। उनके नाम एज ए वॉर क्रिमिनल्स। अच्छा, मुझे ये आर्टिकल लिखे हुए तकरीबन 1 साल हो गया, मुझे हाँ, आज तक इस पे काम कर, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम जितनी लॉन्ग आर्म के अलावा शॉर्ट आर्म में भी है कि इंटरनली नवाज शरीफ जैसे, जरदारी जैसे, अल्ताफ हुसैन जैसे लोग आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो उनको भी हाँ। खत्म करना है बाहर लड़ने के ये बजाय। एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर हम किसी वक्त बात अच्छा, करेंगे। मेजर आदिल, इकोनॉमी आपका के, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम ओके, टाइम इज अप डॉक्टर साहब। मैं इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह आपसे गपशप करूंगा, क्योंकि जो ये टॉपिक्स है ना, इसको हम टॉपिकल लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह और गपशप करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेजर आदिल, और थैंक यू डॉक्टर शाहिद। आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फखर के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो माए खेशरा, तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इस तरह किसानों को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत, ये जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।